हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नागराज की कॉमिक नरक नाशक। और ये एक पूरी सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ की पहली कॉमिक है ये नरक नाशक नागराज। इस सीरीज़ की पहली कॉमिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नरक नाशक नागराज की पहली कॉमिक नरक नाशक। मैं जानता हूँ मित्रों कि आप सबके मन में यह प्रश्न आंधी तूफान की तरह कौंध रहा है कि जिस नागराज को विशंधर और तूतन खामन परास्त नहीं कर सके, उस नागराज को भला एक साधारण बूढ़ा वैज्ञानिक कैसे परास्त कर सकता है। पर अब मैं आपको एक मृत बालक के नागराज बनने की जो कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि नागराज को यदि कोई खत्म कर सकता है तो वो है खुद नागराज का निर्माता प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि, क्योंकि मैंने ही नागराज को बनाया है। नरक नाशक। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं। नरक नाशक नागराज उत्पत्ति श्रृंखला का प्रथम खंड यानी कि प्रथम कॉमिक। राज कॉमिक से मेरा जुनून। खुद को साधारण बूढ़ा वैज्ञानिक कहकर आप हमारे सामान्य ज्ञान का मक्खौल उड़ा रहे हैं प्रोफेसर। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत में आपके रुतबे से भला कौन सा अपराधी परिचित नहीं है? रुतबा। अगर नागराज ने मुझसे गद्दारी नहीं की होती तो आज विश्व आतंकवाद व अपराध जगत प्रोफेसर कौटिल्य नागमणि के कदमों में होता। आपकी भावनाओं से हमें सहानुभूति है प्रोफेसर, पर फिलहाल हमारे पास समय और धैर्य दोनों ही कम है। तंत्र तक्षक तूतन खामन और नाग तांत्रिक विशंधर को मात देकर नागराज अपने जिस सफ़र पर निकल चुका है, उससे उसे रोकना अति महत्वपूर्ण है। क्या आप हमें और यहाँ उपस्थित अंधेरी दुनिया के सभी अनुयायियों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसे करने की क्षमता भी रखते हैं? यकीन रखिए माय लॉर्ड और मेरे अन्य साथियों, मैं आप सभी को बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। हम आपकी कहानी सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं प्रोफेसर। हाँ प्रोफेसर, अब और देर मत करिए। हम भी जानना चाहते हैं आखिर हमारी कुंडली की सबसे बुरी महादशा नागराज की उत्पत्ति कैसे हुई। यह कहानी आज से लगभग 21 वर्ष पहले शुरू हुई। विश्व आतंकवाद और अपराध जगत में मेरे अल्टीमेट वेपन्स की धूम मची हुई थी। मेरे अल्टीमेट वेपन्स यानी विश्व के सर्वाधिक दुर्लभ और जहरीले नाग, जिन्हें सिर्फ मैं अपने आदेशों से कंट्रोल कर सकता था। मैं अपने अल्टीमेट वेपन्स दुनिया भर के अपराधियों को किराए पर देता था। यदि जनता का समर्थन हमारे साथ है तो सत्ता पर काबिज करप्ट लोग हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन इलेक्शंस में जीत सच्चाई की ही होगी। वोट फॉर मिस्टर विंसकी। वी वांट मिस्टर विंसकी फॉर प्रेसिडेंट। चाहे किसी को अपने पॉलिटिकल राइवल को रास्ते से हटाना हो। हे भगवान, मिस्टर विंसकी को नाग ने डस लिया। बेचारा प्रेसिडेंट पद के इलेक्शंस से अपना नाम वापस ले लेता तो अपनी ज़िंदगी लंबी कर सकता था। हिच फुस। या फिर इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 डॉन के पद पर अधिकार जमाना हो। बैंग 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 बैंग। यूरोप का नंबर 1 डॉन है डॉन जेंगो। आज तक वो गोली नहीं बनी जो जेंगो का सीना चीर सके मूर्खों। विश्व अपराध जगत हर बड़े कार्य के लिए मेरे अल्टीमेट वेपन मुंह मांगे दाम पर किराए पर लेता था। ऑल थैंक्स टू प्रोफेसर नागमणि, द अल्टीमेट वेपन। अब यूरोप अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 डॉन है डॉन सेल्वाडो। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत भले ही मुझे अल्टीमेट वेपन के निर्माता के रूप में जानता था, लेकिन दुनिया के लिए मैं एक जीनियस वैज्ञानिक था। अखिल भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान समारोह। हम सम्मान करते हैं हमारे देश के गौरव प्रोफेसर नागमणि का, जिन्होंने नागों के जहर से कई असाध्य रोगों को काटने वाला सीरम तैयार कर लिया है। तड़ 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 तड़। पर ना तो दुनिया जानती थी, ना ही विश्व अपराध जगत जानता था कि प्रोफेसर नागमणि को अब भी अपने सर्वश्रेष्ठ अल्टीमेट वेपन की तलाश थी। मेरी एनालाइजर डिवाइस बता रही है कि इस मृत नाग की उम्र लगभग 99 वर्ष थी, जबकि एक असाधारण नाग का जीवन मात्र 15 साल का होता है। यानी मेरी थ्योरी सही थी। हमारी दुनिया में ऐसे नाग होते हैं जिनकी आयु 100 वर्ष या उससे अधिक होती है।
आम आदमी जहाँ पहुँचने की कल्पना भी नहीं कर सकता, दुनिया के उन अत्यंत दुर्गम स्थानों पर मैं दुर्लभ नागों की खोज करता था। अंडमान के ऐसे ही एक दुर्गम बीहड़ में यह मृत्य नाग मेरे हाथ लगा था। यदि यह नाग मारा नहीं जाता तो 1 साल के भीतर यह इच्छाधारी रूप प्राप्त कर लेता, पर इस नाग की मौत भी कम दिलचस्प नहीं है। इस नाग के शरीर में जो विष बह रहा है, वैसा अनोखा और तीव्र विष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इसके विष जितना ही अद्भुत यह विपरीत विष भी है जो कि इसके शरीर पर मौजूद घावों में है। इसी विपरीत विष ने इस नाग की जान ली है। इस विष का धारक भी इस जैसा ही कोई अद्भुत नाग होगा, शायद इच्छाधारी नाग। कहते हैं कि इच्छाधारी नागों की आंखों में उसके हत्यारे की तस्वीर छप जाती है। यह नाग भले ही अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे नहीं कर पाया था, पर इसमें अद्भुत शक्तियों के कुछ लक्षण मौजूद थे। यह विशेष प्रोजेक्टर उस आखिरी दृश्य को इस पर्दे पर प्रक्षेपित करेगा जो इस नाग ने मरने से पूर्व देखा था। प्रोजेक्टर ने उस नाग की मृत्यु पूर्व का अंतिम दृश्य जब पर्दे पर प्रक्षेपित किया तो चंद पलों के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नाग है यह तो। मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी। यदि ऐसे तीव्र व अद्भुत विषधारी इच्छाधारी नाग मेरे हाथ लग गए तो नागमणि विश्व अपराध जगत का सरताज बन जाएगा। हा 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 हा। मैं एक बार फिर अंडमान के उन दुर्गम बीहड़ों में पहुंचा। प्राचीन नाग मंदिर तलाशना होगा मुझे। परंतु वो भीड़ क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे बड़े सारे द्वीप खंगाल दिए मैंने, फिर भी उस मृत्यु नाग की आंखों में दिखा नाग मंदिर कहीं भी नहीं मिला मुझे। कड़म कड़े कड़। अंतिम द्वीप से लौटते हुए मेरी मोटर बोट एक भीषण समुद्री तूफान की चपेट में आ गई। समुद्र की तूफानी लहरों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कब मैंने अपने होश खो दिए मुझे याद नहीं। मैं नहीं जानता था कि मैं कितने घंटों या कितने दिनों तक बेहोश रहा। जब आंखें खुली तो सामने ऐसा अविस्मरणीय दृश्य था जो कि इस धरती का ना होकर किसी अन्य लोक का प्रतीत हो रहा था। मेरी आंखों के सामने वही नाग मंदिर था और थे इच्छाधारी नाग। हट मत कर मांत्रिक नाग पुरोहित नागत्रे, हमें नाग मंदिर में प्रवेश कर अपना कार्य पूर्ण करने दे। देव कालजयी ने मृत्युंजय बालक की रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। तांत्रिक सर्पो, वापस लौट जाओ, अन्यथा क्यों उस मरे हुए बालक के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता है नागत्रे? यदि वो बालक मृत होता तो तुम लोग उसे मारने के लिए यूं विचलित ना होते। निर्धमो, इस पवित्र नाग मंदिर में यदि तुमने प्रवेश करने की चेष्टा भी की तो नागत्रे का सुरक्षा तिलस्मी तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। भक आह! कोई भी तांत्रिक सर्प मेरे सुरक्षा तिलस्म को पार नहीं कर सकता। उस संपोले को मारने के लिए हमें नाग मंदिर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुझे खत्म कर देंगे और फिर उस नाग मंदिर को ध्वस्त कर उस संपोले को हमेशा के लिए यहीं दफन कर देंगे। खच आह! पीठ पर वार करने वाले कायरों! अब तक मैं इस युद्ध में मात्र एक मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा था, पर भाग्य ने मुझे वहां दर्शक नहीं बल्कि परिवर्तक की भूमिका निभाने भेजा था। जिंग जिंग जिंग! आह! शरीर में विष का तेजी से क्षरण हो रहा है। विष की मात्रा घटने से भीषण दुर्बलता और मूर्छा हम पर हावी हो रही है। नागात्रे ने बिना कोई क्षण गवाए उन इच्छाधारी नागों की यही लीला समाप्त कर दी। खचा खच! कौन हो तुम मानव? तुमने इन तांत्रिक सर्पों का विष क्षरण कैसे किया? मेरा नाम प्रोफेसर नागमणि है। मैं नागों की शक्तियों पर, उनके विष पर वर्षों से शोध कर रहा हूँ। मेरी बनाई यह वेनम न्यूट्रलाइजर किसी भी नाग के शरीर में बनने वाले विष को कुछ समय के लिए पानी बना सकती है। नागात्रे के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे वो वर्षों से मेरे आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। नागों पर शोध करने वाला मनुष्य,
तो आखिरकार देवता की वाणी सत्य हो ही गई। कैसी वाणी? मेरा प्रश्न तो जैसे उसे सुना ही नहीं दिया। अपने घायल शरीर को बचा खुचा दम समेटकर मंदिर के भीतर भागा नागात्रेय। बाहर ही रहना मानव, मेरे सिवाय इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सुरक्षा तिलस्म घुसपैठियों को खाक कर देता है। और जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसकी गोद में एक मृत बालक था। वो मृत बालक जिसके लिए मेरा भाग्य मुझे वहां लाया था, वो मृत बालक था नागराज। किसका बालक है यह? क्या हुआ इसे? बालक का निरीक्षण करते ही मुझे पता लग गया कि वो क्लिनिकल डेड था, परंतु उसमें जीवन के सूक्ष्म लक्षण अभी भी मौजूद थे। ध्यान से सुनो मानव, तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। यह मृत्युंजयी बालक मानव और नागों के बीच की अनोखी कड़ी है। देवताओं की वाणी के अनुसार आगे चलकर यह बालक मानवों और नागों का अग्रणी बनेगा। इच्छाधारी नागों का सम्राट तक्षक होगा यह बालक। परंतु अभी इसका जीवन संकट में है। तुम्हें जल्द से जल्द इसे यहाँ से दूर मानवों की दुनिया में ले जाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें इसका जीवन बचाना होगा, नहीं तो देवताओं का मानवता को यह अनुपम उपहार व्यर्थ चला जाएगा। तत्पश्चात तुम्हें इसका पिता बनकर इसका लालन पालन करना होगा और इसे हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा देनी होगी ताकि ये अपने कर्तव्य को पूर्ण करने योग्य बन सके। बोलो मानव, बोलो, क्या तुम इस बालक के पिता का दायित्व निभाने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बालक में समय के साथ ऐसी विलक्षण शक्तियों का समावेश देखोगे तुम, जिसकी कल्पना भी मानवों की बौद्धिक क्षमता से परे है। जब यह 14 वर्ष का हो जाएगा तब इसे यहाँ इस मंदिर में भेजना। मेरे अलावा सिर्फ यह मृत्युंजय बालक इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ इसे एक नक्शा प्राप्त होगा जो कि इसे नागरत्न तक पहुँचने का मार्ग बताएगा। नागरत्न? हाँ, वह नागरत्न इस बालक की नाग शक्तियों को बहुगुणित करेगा। इसकी शक्तियाँ अविजय होंगी। नागरत्न इसके शरीर, इसके मस्तिष्क, इसकी नाग शक्तियों को इस योग्य बनाएगा कि अपनी उम्र की 21वें वर्ष में पहुंचने पर यह अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज आरंभ कर सकेगा। कैसी खोज? समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा, परंतु उसके लिए इसकी उचित परवरिश आवश्यक है। आश्वस्त रहो नागात्रेय, यह बालक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा। यह नागमणि का वादा है। उसी समय एक बार फिर भीषण तूफान शुरू हो गया। इस द्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक नौका है जो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। विदा मानव, अपना वादा याद रखना। नौका वहीं मिली जहां नागात्रेय ने कहा था। एक बार फिर मैं भाग्य और तूफानी लहरों के रहमो कर्मों पर था। मैं कब बेहोश हुआ मुझे याद नहीं। जब होश आया तो खुद को अंडमान के उसी द्वीप के पास पाया जहां से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। पूरा घटनाक्रम सपने जैसा लग रहा था, परंतु उसके सत्य होने का सबूत मेरी गोद में था। शिशु नागराज। अपनी लैब वापस पहुंचते ही मैंने उस मृत्युंजयी बालक पर प्रयोग शुरू कर दिए। उस बालक के शरीर में रक्त के साथ विष दौड़ रहा था, ऐसा तीव्र विष जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह विष तो उस मृत नाग के विष से भी हजारों गुना अधिक घातक है। परंतु यही विष उस शिशु के क्लिनिकली डेड होने की वजह थी। तीव्र विष के प्रभाव से मस्तिष्क कोमा स्टेट में चला गया था। मैंने उस शिशु के पूरे शरीर में बहते विष को उसके धड़ में केंद्रित कर दिया। शिशु के सर, हाथों और पैर के पंजों से विष का प्रवाह हटते ही वहाँ की त्वचा सामान्य नजर आने लगी। विष का प्रभाव मस्तिष्क से हटते ही शिशु होश में आ गया। माय सन, दुनिया पर राज करेगा तू, राज। इसलिए तेरा नाम राज ही होना चाहिए। पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं।
उस बालक ने अपनी अद्भुत शक्तियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। आ गू गू। नाग झूले में झूलता बालक। विश्व के सर्वाधिक जहरीले नाग इसके साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे इसके पालतू हों। आम बच्चे धरती पर चलना सीखते हैं। वो बच्चा छतों पर दीवारों पर चलना सीख रहा था। आ गू गू। पर सही समय आने तक मैं उसकी परवरिश आम बच्चों की तरह ही करना चाहता था। इसीलिए 4 साल का होते ही मैंने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे हफ्ते आल अपने नाथ दोस्तों के साथ लेना है। तुझे बड़ा होकर अपने पापा जैसा इंटेलिजेंट बनना है ना, इसके लिए तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ उपस्थित मेरे किसी भी माननीय दोस्त ने किसी बालक की परवरिश की होगी। फिर वो तो मानव नाग बालक था जिसकी परवरिश नाकों को चने चबाने समान थी। लेकिन लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता असंभव को भी संभव बना देती है। परंतु नागराज को आम बच्चों के साथ रखने की कोशिश करना मेरी भूल थी। आए दिन कोई ना कोई जहरीला नाग अपने उस नन्हे मित्र से मिलने स्कूल पहुंच जाता था। अले तू भी क्यों आ गया? टीचर जी दातेंगे। हिस फुस। सांप सांप बचाओ। नागराज के हरे रंग की त्वचा उसके सामान्य बच्चों के साथ घुलने मिलने में सबसे बड़ी बाधा थी। इसकी हरी खाल तो देखो। मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं नहाने से खाल हरी हो जाती है। हरी खाल तो मेंढक की होती है ना। मेंढक मेंढक। रंग रूप को लेकर बच्चों के निरंतर ताने व कटाक्ष उसमें हीन भावना बढ़ते जा रहे थे। और एक दिन उस बच्चे के बर्दाश्त की इंतहा हो गई। इससे मिलने स्कूल में हमेशा सांप आते हैं। इसके मम्मी पापा भी सांप ही होंगे। ठीक कहते हो बंटू, तभी तो ये संपोले जैसा दिखता है। मैं तो संपोले के लिए बीन भी लाया हूँ। पी। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया नन्हा राज मेरे मम्मी पापा को सांप बोलता है, मेरा मजाक उड़ाता है। दांत तोड़ दूंगा तेरे। अत्यधिक क्रोध में नन्हे राज के मुंह से हल्की फुंकार निकली जिसने बंटू को पल भर में ही बेहोश कर दिया। नन्हा राज हतप्रभ था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या। इसने बंटू को मार दिया। मैं इसके मुंह से हरा धुआं निकलते देखा था। इस घटना के बाद राज को स्कूल से निकाल दिया गया। राज आम बच्चा नहीं था और ना ही उसे आम बच्चों की तरह पाला जा सकता था। यह बात मैं समझ चुका था। सबसे मुश्किल था उसके सहज सवालों का जवाब देना। मेरे मुंह से वो हरा धुआं कैसे निकला पापा? बचपन में तुम्हें एक नाग ने काट लिया था बेटा, शायद यही उसी का असर है। विष फुंकार का रहस्य नन्हे राज का एक्सरे करने पर खुला। इसके गले में नागों की तरफ विष ग्रंथियां उभर रही है जिनमें इसके शरीर का विष फुंकार के रूप में संचित हो रहा है। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ग्रंथियां अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, वरना राज का तीव्र विष उसकी जान ले लेता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नरक नाशक नागराज कॉमिक की अगली पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।